कैसे हैं आप सभी? बेटा आज अपनी 11th की फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, तो चलिए आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, आपकी बुक के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा जो हमारा चैप्टर है चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा। तो कोई खास बड़ी क्लास नहीं है, 30-35 मिनट की आपके लिए क्लास होगी एट लास्ट, ठीक है। और बाकी अगली क्लास में और मेन कंसेप्ट होंगे, मेन कंसेप्ट आएंगे, तो वहां से और जो है हमारी 40-50 मिनट की क्लासेस जो है वो सही से होंगी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा मेन की हमारी 11th की जो केमिस्ट्री की बुक 1 है, हम जरा उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे कि हमारी 11th की फर्स्ट टर्म की जो केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या है। तो बड़ा 11th की केमिस्ट्री की बुक 1 में हमारे पास ये टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक्स कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमारे 9th और 10th के जो कंसेप्ट्स थे वो सारे कंसेप्ट्स कवर हैं। और इसके अलावा थोड़ा इनको इनहेंस भी किया गया है क्योंकि हम 11th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा सा इनको और ऊपर भी लेके जाया गया है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि एक 11th के स्टूडेंट होने के नाते हमको पता होनी चाहिए, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी किसी चीज की क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है किसी चीज का, इनको मेजर कैसे करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें और बता रखी हैं जो कि चैप्टर को थोड़ा 11th के लेवल का बनाते हैं। वरना चैप्टर जो है इसमें आधी से ज्यादा चीजें ना आपको शुरू में 9th एंड 10th की पढ़ने को मिलेंगी। काफी सारी चीजें शुरुआत में जो कि हम 9th एंड 10th के जो टॉपिक्स होंगे वो हम कल की जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मतलब 2 क्लास में हमारे 9th एंड 10th के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो हमारी तीसरी क्लास होगी इस चैप्टर की, उसमें जितने बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे, वो सारे बेसिक कंसेप्ट जैसे मास, वेट, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारी चीजें जो है ये सब मैं आपके कवर करा दूंगा। और उसके बाद फिर जो हमारी 4th क्लास होगी उससे बहुत मेन टॉपिक जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी चीजें शुरू होंगी और मूल कंसेप्ट वगैरह। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा अगला चैप्टर जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। याद है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा ये उसका अपडेटेड वर्जन है। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो तो बहुत ही छोटा था, उसके वो इस चैप्टर के सामने कुछ भी नहीं है। बट हाँ, उस चैप्टर को हम इस चैप्टर के अंदर पूरा कवर करेंगे बेटा। मतलब वो चैप्टर जो था 9th का चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा, वो बेसिक होगा यहाँ पे। अगर वो चैप्टर हमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले वहां के कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा, उसके बाद हम यहाँ के कंसेप्ट से आगे पहुंचेंगे। और बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब 11th की केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। याद है 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है बेटा, उसको और एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अलग अलग एटम्स मिल करके किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे या पार्टिकल लेवल पे, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, जिनमें कि हम हमारे स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, बड़े ही अजीब से नाम है उनके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, इन सब के बारे में फोकस करेंगे, इन सारे लॉज को पढ़ेंगे। और जो हमारा ये चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम 2 स्टेट्स के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉलिड स्टेट है हमारी, सॉलिड स्टेट के बारे में जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है द सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। 6th चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है हीट से जो केमिकल जो हमारे रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री जो है हमारी, उसके अंदर हीट किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, हीट की वजह से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक स्टेबिलिटी, एक संतुलन। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे इसमें। इक्विलिब्रियम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स? तो जो पहला पार्ट है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट जो है आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं बेटा कि जो हमारी ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक के 7 चैप्टर हैं, इनमें से ये 5 चैप्टर तक आते हैं हमारे फर्स्ट टर्म में।
चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर 4 और स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर 5। इस बार हो सकता है लॉकडाउन और आप लोगों की पढ़ाई के नुकसान की वजह से सिलेबस को थोड़ा सा कम किया जाए। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फोटोज भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भैया इस बार सिलेबस थोड़ा कम रहेगा ये वो। पर बेटा एक बात है कि सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कम रहेगा, फाइनल में तो हमारी पूरी बुक आनी ही आनी है ना। तो हमें ये पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स कवर करने हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको शेड्यूल समझा दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से होने वाली हैं। अभी बेटा 3rd ऑफ मई तक हम ये एक चैप्टर कवर करेंगे अपना, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 3rd ऑफ मई तक। 3rd ऑफ मई के बाद अगर एकेडमी पे क्लासेस पॉसिबल हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर एकेडमी पे क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाती हैं बेटा, तो उस केस में फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि फर्दर 3rd ऑफ मई के बाद वो जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो कैसे पॉसिबल होंगी, क्या होगा। उसके अंदर जो मैं आपको पहले महीने के वीडियो लेसन्स भेजूंगा, 15 वीडियो लेसन्स भेजूंगा केमिस्ट्री के, उस पहले महीने के 15 वीडियो लेसन्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये दोनों चैप्टर कवर रहेंगे। यानी कि मिड मई से लेके मिड जून तक के लिए जो आपके लिए वीडियो लेसन्स आएंगे, मिड जून तक में ये इतने टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि जुलाई तक एकेडमी खुल पाएगी, जुलाई तक स्कूल्स खुल पाएंगे, एकेडमी खुल पाएगी, क्लासेस शुरू हो पाएंगी, तो बेटा जुलाई जो है, जुलाई से फिर हम क्या करेंगे कि जुलाई के लिए जो वीडियो लेसन्स आपको मिलेंगे मिड जून से मिड जुलाई तक कवर करने के लिए, वो इनके मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हमारे जुलाई में जब एकेडमी पे क्लासेस खुलेंगी, जब स्कूल्स खुलेंगे, तब तक हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस डन हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो, अच्छे से क्लासेस को पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे तो। और जुलाई में जब हम एकेडमी पे मिलेंगे तो चैप्टर जो थोड़ा बहुत बच रहा होगा, लास्ट चैप्टर हमारा ये, उसको कवर करके और हम दोबारा से केमिस्ट्री की अच्छे से रिवीजन करेंगे और सारे कंसेप्ट देखेंगे। क्योंकि अभी मैं जो है काफी सारी चीजें जो है आपको बताऊंगा, कुछ कंपटीशन की चीजें या कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें जो है, थोड़ी अपर लेवल के जो कंसेप्ट हैं उनको अभी हम थोड़ा साइड में रख के बात करेंगे। सिंपल एकदम 11th लेवल पे ही बात करेंगे। रिवीजन जब होगी तो उसमें न्यूमेरिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी हम उनके अंदर करेंगे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए, एक और बात जानकारी आपको दे दे कि बेटा ये जो हमारा सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, ये जो हमारे चैप्टर्स है ना बेटा, इन चैप्टर्स को केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर काउंट किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक और नाम है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री को हम न्यूमेरिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आते हैं, ये 2 और ये 3, ये 5 चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, फिजिकल या न्यूमेरिकल केमिस्ट्री को इसीलिए कहते हैं बेटा क्योंकि देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वजह से इनको न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, जो हमारा चैप्टर 3 और 4 है, तो चैप्टर 3 और 4 जिस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर आते हैं, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा बेटा, सारे 11th वाले लोगों को एक बात बता दें कि देखिए 11th के हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, दे सर्व एज अ बेसिक फॉर क्लास 12। यानी कि 11th के हमारे चैप्टर्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने 11th में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, प्लस 12th में अच्छे से कंसेप्ट्स को समझने के लिए। क्योंकि अगर हम 11th का एक भी चैप्टर स्किप करते हैं, एक भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को स्किप करते हैं, तो ये जरूर हो सकता है कि हमें 12th क्लास में जाने पे किसी ना किसी चैप्टर में उन कंसेप्ट्स की वजह से प्रॉब्लम होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की क्लासेस और चैप्टर नंबर 4 को अगर स्किप किया है आपने, तो उस कंडीशन में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब मैं आपको 12th का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, स्टार्टिंग की चीजें समझ में ना आए, क्योंकि वो कंसेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, जिन कंसेप्ट के बेसिस पे, अगर आप वो कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि 12th का चैप्टर नंबर 2 आपको समझना है,
ऐसे ही 11th में चैप्टर नंबर 8 है, सेकंड बुक में है, रेडॉक्स रिएक्शंस नाम है उसका। तो रेडॉक्स रिएक्शंस को अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, सही से नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि जब आप 12th में जाएंगे तो 12th का चैप्टर नंबर 3 आपको समझना है, कॉम्प्लिकेशंस लगे उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 11th के हर एक जो चैप्टर्स हैं वो 12th के किसी ना किसी चैप्टर से लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। तो हमको बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही ध्यान से इन सारे चैप्टर्स को अपने कवर करना है। ठीक है बेटा, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से। वीडियो जो है अभी इस चैप्टर की वीडियो YouTube पे रहेगी, तो बार बार जितने बार हो सके, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए, उस कंसेप्ट को समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए आप सारी चीजें। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि बेटा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो बेटा बात सुनिए मेरी। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक कवर होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आज की छोटी सी नॉर्मल सी क्लास होगी, तो आज ना हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। मतलब हम 11th में आए हैं तो हम थोड़ा साइंस के बारे में जानेंगे, क्या होती है साइंस, क्या होती है केमिस्ट्री, क्या क्या यूजेस और इंपॉर्टेंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री के। ठीक है बेटा, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें समझने के बाद आज हम आगे पढ़ेंगे मैटर के बारे में बेटा, कि मैटर क्या होता है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अपना मैटर का, कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहते हैं, मैटर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि मैटर क्या होता है, कौन सी चीज मैटर कहलाएगी, कौन सी चीज मैटर कहलाने के लायक नहीं है। और इसके अलावा हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो उनमें से आज हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे, कल दूसरे क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे हम, मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें दूसरे क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो टॉपिक होगा वो होंगे हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि हम अगली ही क्लास में कवर करेंगे। बेटे बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे मास क्या होता है, मास को कैसे डिफाइन करेंगे, वेट को कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। कि मान लीजिए हमको पता है कि ठीक है टेम्परेचर क्या है, बट अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछता हूँ कि बेटे टेम्परेचर को डिफाइन करिए, तो बताइए आपके पास है कोई डेफिनेशन अभी जिससे आप मुझे बता सके कि हाँ भैया इस चीज को टेम्परेचर कहते हैं? नहीं, आप अभी थोड़ा सोच रहे होंगे, है ना, कि भैया यार टेम्परेचर वही तो होता है, क्या आप भी बात कर रहे हो, टेम्परेचर मजाक कर रहे हो क्या, आपको खुद नहीं पता टेम्परेचर क्या होता है? बट बेटा फिर भी अगर डिफाइन करना हो तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना फिर, कि टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर अगर डिफाइन करने की बात है तो अभी हम 11th में, अभी हमें ये जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं इन पे बारीकी से ध्यान देना होगा, इनको डिफाइन करने पे, इनको समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे, सारी चीजों पे। अच्छा बेटे, इन बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उन कंसेप्ट्स का नाम मैंने रखा है सुपर कंसेप्ट्स। सुपर कंसेप्ट्स जो है बेटा हमारे, सुपर कंसेप्ट्स के अंदर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़े प्लस माइनस कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसके अलावा यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सुपर कंसेप्ट के अंदर होंगी। तो ये ऑलमोस्ट इतना टॉपिक जो है हमारा इस वीक में कवर हो जाएगा, एटलीस्ट इतना टॉपिक हमारा इस वीक में कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम इनके साथ, इतने तो क्वेश्चंस वगैरह सबके साथ। अच्छा, इतने टॉपिक्स कवर करने के बाद अब फिर हम आएंगे अपने मेन टॉपिक्स पे। तो मेन टॉपिक्स में हमारे जो है केमिकल कंसेप्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, केमिकल कंसेप्ट्स के अंदर हम मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। केमिकल कंसेप्ट में देखिए क्या क्या होगा, केमिकल कंसेप्ट काफी बड़ा रहेगा, लगभग 2 क्लास तक चलेगा केमिकल कंसेप्ट। केमिकल कंसेप्ट के अंदर हम एटम के बारे में जानेंगे, एटम क्या होते हैं, उनका मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
आयंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि मोल कंसेप्ट हम किसको कहते हैं, क्या होता है मोल कंसेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, इसके बाद से पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पीपीबी पार्ट पर बिलियन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है बेटा। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको कि हम कवर करेंगे केमिकल कंसेप्ट के अंदर। केमिकल कंसेप्ट 2 क्लास तक चलेगा, जैसा कि मैंने बताया। केमिकल कंसेप्ट को कवर करने के बाद फिर लास्ट में हमारा बचेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला के अलावा हम पढ़ेंगे, और क्या पता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के अलावा हम फिर पढ़ेंगे बाद में लास्ट में बैलेंसिंग। एक अलग टाइप की बैलेंसिंग है, थोड़ी सी ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इस बैलेंसिंग को, क्योंकि हम आगे जो है चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर का, रेडॉक्स रिएक्शन जो जिसका मैंने नाम लिया था थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर भी हम बैलेंसिंग के 2 अलग अलग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हमें इस बैलेंसिंग को थोड़ा बहुत देखना है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज का अपना मेन टॉपिक जो है शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए बेटा ये बात सुनिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइंस से, कि साइंस क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता कोई बात नहीं, जिन लोगों ने मुझसे 9th क्लास 10th क्लास पढ़ी है उन लोगों को जरूर पता है ये बात, क्योंकि सबको ये पता होगा कि साइंस वर्ड सुनते ही कि भैया आप क्या बताने वाले हैं। तो बेटा देखिए, एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो कि मैं हर किसी से करता हूँ, और आप लोगों से, आज सभी लोगों से करूंगा मैं ये क्वेश्चन कि बेटा ठीक है हमने साइंस ले लिया है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, सारी बातें चलिए बाद में है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप मुझे ये समझाइए कि साइंस क्या होती है। कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक डेफिनेशन दीजिए मुझे, जिससे कि अगर आप साइंस को समझा सके, तो आप क्या बोलेंगे। याद रखिएगा मैंने कहा एक डेफिनेशन, मतलब मैं आज आपसे पूछूं तो भी वही डेफिनेशन आपके मुंह से निकलनी चाहिए, और मैं 2-3 दिन बाद पूछूं तो भी वही डेफिनेशन निकलनी चाहिए। उसमें कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ बोल रहे हैं कल परसों आप कुछ और बोलेंगे। तो ये ध्यान से सुनिए कि अगर हमसे ऐसा सवाल कोई आगे पूछता है कि साइंस क्या होती है, हमें कैसे डिफाइन करना है साइंस को, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। तो देखिए बेटा, जो साइंस है, साइंस एक लैटिन वर्ड से, साइंस सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साइंस जो है हमारा, साइंस इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है बेटा, साइंस इज एन इंग्लिश वर्ड, और ये जो साइंस वर्ड है ये हमारा एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। साइंस डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। और साइंटिया का क्या मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। तो देखिए साइंस के बारे में मैं आपको समझा दूं कि साइंस क्या है, हम कैसे साइंस को डिफाइन करते हैं। बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है साइंस को डिफाइन करने के लिए, कि देखिए बेटा, इस पूरे एज में, मतलब जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस ने अपने आसपास के नेचर को, नेचुरल फिनोमिनास को देखना समझना चालू किया, उनको अंडरस्टैंड करना चालू किया, तो उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज हुई इस बात को जानने की कि जितनी भी चीजें हैं ये हो क्यों रही हैं। लाइक सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, तो ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों टिमटिमा रहे हैं, व्हाई डज द स्टार ट्विंकल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, लाइक जो मून है वो सन, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ जो है वो खुद सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन जो है वो हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके लिए रिवॉल्व करता है। तो ये सारी चीजों ने जो इवॉल्विंग ह्यूमन थे, इनका ब्रेन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और
इन सारी चीजों का, इन सारे नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पता लगाने के लिए जो ह्यूमंस हैं, उन ह्यूमंस ने इस एज तक, इस जनरेशन तक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उस पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए, बहुत सारे एफर्ट्स किए। ठीक है, जो ह्यूमंस थे उन्होंने कई सारे एफर्ट्स किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे ऑब्जर्वेशंस देखे, कई सारे रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया, और इन सारी चीजों की मदद से उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली आज जितनी भी चीजें हमें पता है उन सारी चीजों का कलेक्शन हमको मिल पाया। देखिए, साइंस एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वाइड सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, जो कि नेचर के बारे में हमें सब कुछ तो नहीं बताता, पर बहुत सारी चीजें बताता है। इतनी सारी चीजें कि जिनको अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करें तो भी हमारी लाइफ जो है वो कम है सारी चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो अगर कोई हमसे पूछे कि साइंस क्या है, साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखिए आप लोग अपनी नोटबुक में कि हम साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो साइंस इज derived from a Latin word scientia, which means knowledge. Science is derived from a Latin word scientia, which means knowledge. It is the continuous human effort. It is the continuous human effort to understand. It is the continuous human effort to understand nature and natural phenomena. To understand nature and natural phenomena by the help of experiments, observations and their results. ठीक है बेटा? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट। तो चलिए, साइंस की डेफिनेशन हमने देख ली, साइंस क्या होता है। अब बेटा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा मुझे ये बताइए कि जो साइंस है, साइंस की क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए, साइंस के टाइप के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे क्या मजाक करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सिंपल। हाँ, तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ कि साइंस जो है, जैसा कि आप सभी लोगों को लगता है कि साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। तो चलिए मुबारक हो, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि बेटा साइंस जो है, साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो तो हमारी जो फंडामेंटल साइंस है ना, जो बेसिक साइंस है, एक ऐसी साइंस जिसको कि समझने के बाद हमें बाकी की साइंस समझ में आती है, उसमें फॉल होते हैं। और ज्यादा बेहतर तरीके से अगर मैं आपको समझा सकूं तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, दे आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं। और बेटा साइंस के अंदर ऐसी कई सारी ब्रांचेस हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसी कई सारी ब्रांचेस हैं। फिर भैया साइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे? बेटा साइंस को मेनली क्लासिफाई किया जाता है इस बेसिस पे कि हम साइंस के अंदर जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज कैसी है। तो इस बेसिस पे साइंस दो टाइप की है, या तो हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं साइंस में जिनमें की लाइफ होती है, दैट साइंस इज कॉल्ड लिविंग साइंस, या तो हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनके अंदर की लाइफ नहीं होती है, तो नॉन लिविंग साइंस। अच्छा, लिविंग चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा किस में, किन किन सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लिविंग चीजों के बारे में, है ना, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, तो बायोलॉजी, लिविंग साइंस। पहले थोड़ी सी एक लाइन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लिविंग साइंस क्या है बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील विथ लिविंग मटेरियल। द, बोलिए पीछे पीछे, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ, बोलो, science which deal with living material। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग साइंस, बेटे लिविंग साइंस जो है वो उन चीजों से डील करती है जिनमें की लाइफ होती है, तो नॉन लिविंग साइंस किन चीजों से डील करेगी बताइए, जिनके अंदर की लाइफ नहीं होगी।
अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स देखें बेटा कुछ कि लिविंग साइंस के एग्जांपल क्या क्या होंगे और नॉन लिविंग साइंस के एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग साइंस। अच्छा लिविंग चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं बॉटनी में, बोटैनिकल साइंस में, तो बॉटनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिविंग साइंस। अच्छा इसके अलावा किसी भी चीज की एक एनाटॉमी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी मतलब कि बनावट, कि जैसे हमारे ये शरीर है तो इस शरीर के अंदर जो हमारे अलग अलग मसल फाइबर्स हैं वो कहाँ पे प्लेस हैं, नर्व्स किस तरीके से अरेंज हैं और कौन कौन से मसल फाइबर्स किस तरीके से कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होते हैं, ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात आपको समझाता हूँ कि जैसे ये जो हमारी चेस्ट है, तो हमारी चेस्ट जिस मसल की बनी होती है उस मसल को हम बोलते हैं पेक्टोरियल मसल। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पेक्टोरियल मसल इन आवर चेस्ट, पेक मेजर पेक्टोरियल मेजर मसल और पेक माइनर पेक्टोरियल माइनर मसल। ठीक इसी तरीके से जो हमारा हाथ है, तो हाथ जो है ये भी दो तीन अलग अलग तरीके के मसल से बना होता है, बाइसेप, ब्राकियली, ठीक है, ब्रॉन्चियोल, अलग अलग दो तीन टाइप के मसल से बना होता है ये भी। तो एनाटॉमी, ये सारी चीजें। अच्छा नॉन लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस वो साइंस जिसके अंदर कि हम नॉन लिविंग चीजों से डील करेंगे। बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी भी बोल सकते हैं आप जिसे, ठीक है बेटा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन लिविंग साइंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम अभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना, तो हम जरा केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो ये ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री जो है बेटा वो भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। इस ग्रीक वर्ड का नाम है अल्कीमी। केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड अल्कीमी। अल्कीमी का मतलब क्या होता है? अल्कीमी का मतलब होता है बेटा मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर। अच्छा अब बेटा अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें कि हम किसी को डिफाइन कैसे करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो आइए ध्यान से सुनिए मेरी बात कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हम उनको क्या बोलेंगे? अच्छा वो बोलने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते क्या हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मैटर के बारे में भी हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो मैटर बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। किसी भी मैटर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, और जिन लॉज की वजह से ये चेंजेस आते हैं किसी भी मैटर में, उन लॉज को पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हम क्या बोलेंगे कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है सिंपली क्या है? मैटर की स्टडी है, जिसके अंदर की हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, चेंजेस इन द नेचर ऑफ मैटर एंड द लॉज व्हिच कॉज द चेंजेस इन द मैटर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बेटा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री is the branch of science in which we study about matter. It deal with structure of matter, composition of matter, nature of matter, changes in the matter and the laws which govern the changes in the matter. ठीक है बेटा? तो चलिए अब यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया कि भैया केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर। तो अब यहाँ ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हम ये समझे कि मैटर क्या होता है
है ना। तो आइए जरा फटाफट सबसे पहले एक बार समझते हैं कि मैटर जो है वो क्या होता है, और मैटर को समझने के साथ ही, मैटर की प्रॉपर्टीज को देखने के साथ ही हम हमारा जो टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर सी और अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं मैटर की, कि क्या होता है मैटर, किसे कहते हैं हम मैटर। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, है ना। हाँ बेटा ये बात सुनिए, तो मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है। हाँ बेटा, मैटर एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हैव वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज जिसमें कि कम हो या ज्यादा हो पर कुछ ना कुछ वजन हो, और जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, उस हर चीज को हम क्या कहेंगे बेटा, मैटर कहेंगे। प्लस इट कैन ऑल्सो बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि इस चीज को, जिस चीज को हम मैटर बोल रहे हैं, कभी कभी इसको हम अपने एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स की मदद से फील भी कर सकते हैं। अब बेटा आप ये देखिए कि मैटर की डेफिनेशन को भैया ने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है कि मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, उस पे कंपलसरी लिखा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है सेंस ऑर्गन्स वाला, उस पे ऑप्शनल लिखा है। तो बेटा ठीक इसी तरीके से मैटर को हम क्लासिफाई भी करते हैं कि देखिए मैटर होने के लिए मास होना और वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मतलब मैटर, अगर मैं किसी चीज को मैटर बोल रहा हूं तो मैटर होने के लिए उस चीज में फॉर श्योर मास होना ही होना चाहिए, फॉर श्योर वॉल्यूम होनी ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बात करें अगर सेंस ऑर्गन्स की, तो सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, सेंस ऑर्गन से फील करने की जो बात है, वो हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, बट मास और वॉल्यूम होना जरूरी है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई, क्या सीखा हमने, कि वो कोई भी चीज जिसका कि कुछ ना कुछ मास हो और जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, उस हर चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और इस चीज को हम कभी कभी एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स की मदद से फील भी कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा हम फटाफट, चलिए आइए। तो आगे देखते हैं कि बेटा जो मैटर है, हम मैटर किसी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई चीज मैटर है कि मैटर नहीं है ना। तो चलिए आइए। तो बेटा जो चीजें होती है ना हमारे आसपास, उनको मैंने चार अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, आपको ये समझाने के लिए कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों में कि वो मैटर है कि मैटर नहीं है। अच्छा आइए देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी है, जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो है ना बेटा, हमको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, कंपलसरी चीजें भी देखने को मिलेंगी और ऑप्शनल चीजें भी देखने को मिलेंगी। बेटा ये जो फॉर्म होती है ना, ये जो चीजें होती हैं, ये बहुत इजी होती हैं, मतलब इनको तो देखते ही आप बता सकते हैं भैया ये तो मैटर ही है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इनका, ह्यूमंस, जैसे कि मैं, है ना, मानते हो ना ह्यूमन, हाँ, बुक्स, ये हमारा बोर्ड, ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, मार्कर, अभी हम फोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे मोबाइल फोन, ये सारी चीजें जो है बेटा, ये सारी चीजें मैटर है। और ऐसी जितनी भी चीजें, चेयर या टेबल जिस पे हम बैठे हैं, ये सब एक मैटर है। अब जरा इनको चेक कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए जैसे बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमंस मैटर होते हैं, तो मेरी बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कि अभी ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का स्पेस हमको खाली दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ जाके इस बोर्ड के इस पोर्शन से स्टिक हो जाता हूँ, तो बेटा अब मैंने इस बोर्ड का इतना पोर्शन क्या कर लिया बताइए, ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। इतना स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो बेटा मुझमें मास है, हाँ, मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, हाँ, मतलब कंपलसरी चीजें हैं मुझमें। इसके अलावा ऑप्शनल चीजें अगर मुझमें देखें तो क्या आप मुझे देख सकते हैं, हाँ। अगर मैं कुछ बोलूं तो सुन सकते हैं, हाँ, है ना बेटा। तो ऑप्शनल चीजें भी हैं बेटा मेरे पास, तो मैं मैटर हो गया इजीली। अच्छा, दूसरी कैटेगरी की चीजों की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो बेटा दूसरी कैटेगरी में वो चीजें होती हैं जिनमें ना कंपलसरी चीजें तो होती हैं बट ऑप्शनल चीजें नहीं होती हैं। तो कंक्लूजन लिखते हैं जिनमें कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों हो, उनको तो हम मैटर बोलेंगे, है ना। अब इसके बारे में सोचिए जरा कि कंपलसरी चीजें होंगी पर ऑप्शनल चीजें नहीं होंगी, क्या लगता है मैटर होंगी ये चीजें? बताओ बताओ बेटा, सोचो जरा, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। मैटर होने के लिए ये होना कंपलसरी है, ये हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। इट मींस कि ये सेकंड कैटेगरी वाली चीजें जो है ये भी मैटर कहलाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, एयर बेटा, एयर। अब एयर मैटर कैसा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम एक बलून लेते हैं, एक हमने नॉर्मल बलून लिया है, ठीक है, एक हमने नॉर्मल बलून लिया है। अभी उस बलून में हमने इन्फ्लेशन नहीं की, उसमें हमने हवा नहीं भरी, तो उस बलून का जो साइज है बेटा, अभी उस बलून का साइज जो है वो कैसा रहेगा, छोटा सा रहेगा बेटा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस बलून में इनहेल करना चालू किया बेटा। जैसे ही हम इस बलून में इनहेल करना चालू करेंगे तो इनहेल करने से क्या होगा बेटा, बलून में इनहेल करने की वजह से अब जो हमारे बलून का साइज है वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बलून पहले से बड़ा हो जाएगा। अब जरा देखते हैं बेटा कि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कैसे कह सकते हैं कि एयर मैटर है कि नहीं। चलिए मुझे समझाने की कोशिश करिएगा कि बेटा जो हमारा बलून है जब वो नॉन इन्फ्लेटेड था तब उसका मास जो था, अगर हम मेजर करें उसका मास नॉन इन्फ्लेटेड बलून का, तो इसका मास कैसा होगा, इस बलून का मास कम होगा। जब हमने इस बलून में हवा भर दी है बेटा तो इस इन्फ्लेटेड बलून का मास कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा दूसरी बात कि ये जो नॉन इन्फ्लेटेड बलून था, क्या आप इसको जेब में लेके घूम सकते थे? हाँ बिल्कुल घूम सकते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बलून कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, यानी कि इस बलून का वॉल्यूम क्या था बेटा, कम था। बेटे अब ये जो हमारा इन्फ्लेटेड बलून है, क्या इस इन्फ्लेटेड बलून को हम जेब में लेके घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते ना, यानी कि इस बलून का जो वॉल्यूम है वो कैसा है बेटा, ज्यादा है ना बेटा। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्यों रहा है बेटा। दोनों ही केसेस में किस चीज का फर्क है, इस बलून में और इस बलून में किस चीज का फर्क है? एक ही चीज का तो फर्क है कि इस बलून के अंदर एयर नहीं है और इस बलून के अंदर एयर प्रेजेंट है ना बेटा। अच्छा, बट अगर हम बात करें तो एयर के अंदर कंपलसरी चीजें तो हैं, यानी कि एयर के अंदर मास भी है और वॉल्यूम भी है। बट अगर फील की बात करें तो फील नहीं है एयर के अंदर, है ना बेटा। लाइक अगर हम जैसे अभी देखिए, अभी हम अगर क्लास में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर हम कहीं शांत इन्वायरमेंट में अगर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, फैन वैन सब हमने ऑफ कर रखा है, तो हमारे आसपास में एयर है पर हम इसको फील नहीं कर पाएंगे कि एयर है हमारे आसपास में। नहीं तो हम उसके साउंड को सुन पा रहे होंगे अभी, ना ही उसको अपने आंखों से देख पा रहे होंगे, कुछ भी नहीं, बट स्टिल एयर इज। तो एयर क्या हो गई, मैटर हो गई। तो दूसरे टाइप की चीजें समझ में आई बेटा कि उनमें कंपलसरी चीजें होंगी, ऑप्शनल नहीं होंगी, बट फिर भी हम इनको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट के दो, उसके बाद छोटा सा होमवर्क, फिर फिनिश आज की वीडियो हमारी।
ठीक है, चलिए तीसरी कैटेगरी। बड़े तीसरी कैटेगरी जो होती है ना, वो होते हैं दिखावे के पप्पू। हाँ, दिखावे के पप्पू। दिखावे के पप्पू बोले तो इन दिखावे के पप्पुओं में ना बेटा कंपलसरी चीजें नहीं होती हैं, बट ऑप्शनल चीजें होती हैं। तो ये देखने में मैटर लगते हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे बच के रहिएगा बेटा, क्योंकि ये चीजें जो है ये होती हैं देखने में मैटर, ठीक है बेटा, बट नॉट अ मैटर। देखने में तो ये मैटर लग सकती हैं, पर असलियत में ये मैटर नहीं होती हैं भैया। जैसे जैसे बेटा ये देखो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें जो है ये मैटर लग सकती हैं देखने में, बट ये असलियत में मैटर नहीं होती हैं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अच्छा एक और चीज, साउंड। दिखने में ये सब मैटर लगते हैं, पर साउंड नहीं मैटर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साउंड से आपको समझाता हूं कि लेट अस कंसीडर बेटा, क्रॉस चेक करते हैं, हम मान लेते हैं कि साउंड मैटर है। अब बेटा इतने देर से इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। बेटा एक छोटी सी बात मुझे समझाइएगा, आपके बैग में कुछ बुक्स रखी हैं, 10 बुक्स रखी हैं आपने, कंसीडर करते हैं, आप एक एक करके अगर बुक निकालते जाएंगे तो बैग में से बुक्स की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब बैग में कोई भी बुक नहीं बचेगी। तो उसी तरीके से अगर हम ये मानते हैं कि साउंड जो है वो एक मैटर है, और मैं अभी बोल रहा हूं, तो मतलब ये साउंड किसमें से निकल रहा है, मेरे अंदर से निकल रहा है। बेटा अगर ये साउंड मैटर होता, अगर ये साउंड मैटर होता तो मैं तब से बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। बेटे अभी तक तो मेरे पास 6 पैक होने चाहिए थे, पर ये देखो अभी भी फैमिली पैक है ना। और दूसरी बात, चलो ये तो मजाक की बात थी, दूसरी बात की बेटा अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कंसिस्टेंटली बोले जा रहा हूं, और अगर साउंड मैटर होता तो इतना मैटर अगर मेरी बॉडी से निकलता जा रहा है तो फिर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि साउंड जो है वो दिखने में तो मैटर है, पर असलियत में मैटर नहीं है। अच्छा, दिखने में मैटर क्यों समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बेटा जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिप्स आपको हिलते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे बोलता हुआ देख सकते हैं। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप उन बातों को सुन सकते हैं, है ना बेटा। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि साउंड जो है वो क्या है, मैटर है, जबकि साउंड असलियत में मैटर नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, लाइट को चेक करते हैं, लाइट मैटर है कि नहीं। तो बेटा लाइट जो है देखिए अगर हम लाइट को देखें तो बेटा अगर लाइट जल रही है तो हम उसको जलता हुआ देख सकते हैं, ग्लो करता हुआ देख सकते हैं। अगर हम लाइट सोर्स के पास जाएं, उसको टच करें तो हमें वार्म फील होगा, उसको हम सेंस कर सकते हैं। बट एक बात बताइए कि वो जो ग्लोइंग लाइट है, क्या वो ग्लोइंग लाइट हमारे कमरे का या हमारे एनवायरनमेंट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है क्या? नहीं कर रही है बेटा, है ना। क्या उसका कुछ मास है क्या? नहीं है बेटा, तो लाइट भी मैटर नहीं है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मान लीजिए अगर कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, और फिर वो वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दोनों कंडीशन में हम उस वायर का मास मेजर करें तो क्या मास में कोई फर्क आएगा क्या बेटा? ऐसा होगा क्या कि उस वायर को वो वायर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही थी तो मास कम था, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो मास बढ़ गया, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही थी तो वायर पतली थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद वायर मोटी हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं होगा बेटा, है ना। इट मीन्स की क्या बेटा, इट मीन्स की जो हमारा लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैटर नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा लास्ट और फोर्थ चीज है, ठीक है, इन चीजों के अंदर ना तो कंपलसरी चीजें होती हैं और ना ही तो ऑप्शनल चीजें होती हैं, कुछ भी नहीं होगा इनके अंदर। तो साफ सीधी बात है कि भैया ये तो फिर मैटर होंगे ही नहीं। हाँ, तो ऐसी एक चीज है वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम जो है वैक्यूम के अंदर ना ही तो कोई मास होता है, ना ही तो कोई वॉल्यूम होता है, और ना ही तो आप इसको सेंस कर सकते हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से। सो इट इज नॉट अ मैटर, ठीक है बेटा। अच्छा चलिए होमवर्क लिखिए फटाफट, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। पहला होमवर्क का पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट अबाउट any 5 different branches of science.
आपको साइंस की किसी भी 5 अलग अलग ब्रांचेस के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में बताना है। जैसे मैंने आज अभी केमिस्ट्री के बारे में बताया और अगली क्लास में फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है बेटा? उनके बारे में बताना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होने चाहिए, आपको कुछ अलग ब्रांचेस के बारे में लिखना है, ठीक है? एक्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, राइट any 6 uses, write any 6 uses of chemistry in day to day life. Write any 6 uses of chemistry in day to day life, कि day to day life में, रोज की लाइफ में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं, केमिस्ट्री को किस तरीके से हम यूज करते हैं, लाइफ को वो हमारे कैसे अफेक्ट करती है। तो आज बेटा हमने मैटर का टॉपिक पूरा खत्म कर लिया है, और जो हमारी अगली क्लास होगी यानी कि वेडनेसडे की जो क्लास होगी उसमें हम मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, थोड़ा पार्टिकल के बारे में जानेंगे, मैटर के पार्टिकल के बारे में, और मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं फिर, और बाकी कल फिजिक्स की क्लास है। चलिए, जय हिंद।